अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि एमडी कैट की तैयारी करते हुए या एमडी कैट को अटेम्प्ट करते हुए वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं। वैसे तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम गिनने लगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन यहाँ हम सिर्फ मेजर मिस्टेक्स को ही देखेंगे जिनकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते या इवन एमडी कैट में फेल हो जाते हैं, या अगर पास कर भी जाते हैं तो किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पा रहे होते, यानी टारगेटेड मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो ये अगर मिस्टेक्स आपको बिफोर हैंड पता चल जाए तो जाहिर सी बात है कि आप इन मिस्टेक्स से सीख लेंगे और आप इनको हत्तुल इम्कान अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो सीखा है उसके मुताबिक मैं 3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स हाईलाइट करने लगा हूं जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाती हैं। और अगर आप इस साल एमडी कैट में अपीयर हो रहे हैं और आप इसकी बेहतरीन ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी फ्री में मकसद ऐप को डाउनलोड करें और इसमें साइन अप करें। इसमें आपको मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसके अलावा एमसीक्यूज बैंक है और डाउट सॉल्व ऑप्शन है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम का 3 सेकंड्स में मुकम्मल वीडियो सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। ऐप में मौजूद डेमो लेक्चर्स और प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और हर तरह से मुकम्मल तसल्ली होने के बाद आप इसको पे करके ज्वाइन करें और इसकी फीस इंतहाई मुनासिब रखी गई है। वैसे तो सेशन की फी 10,000 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप हमारा प्रोमो कोड पीसी लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और जो इस सेशन की मुकम्मल फीस है वो सिर्फ 5,000 रुपये है। तो आज ही मकसद को ज्वाइन करें और मकसद ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इनमें सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट एमडी कैट की तैयारी करते हुए करते हैं और वो मिस्टेक होती है कि एमडी कैट को सही प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के मुताबिक तैयार ना करना। यानी एमडी कैट की आप तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती। एमडी कैट की तैयारी का जो एक फार्मूला होता है, जो एक रूटीन होनी चाहिए, जो एक मैं समझता हूँ कि एक रिदम होना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा होता। अब होता पता है क्या कि स्टूडेंट्स अपनी पिछली 12 साल तालीम में एक खास पैटर्न पर पढ़ाई करके आ रहे होते हैं, यानी उन्हें एक बुक दे दी जाती है और पता होता है कि हाँ भाई ये इसके चैप्टर्स हैं, ये इसके टॉपिक्स हैं और ये सवालात हैं। अगर तो ये सवाल आ गया तो आपने ये इसका छापा माराना है, अगर तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपने इसके ये 3-4 सफ़ात लिखाने हैं, या अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आपको आइडिया होता है कि अगर ये सवाल आएगा तो इसका ये जवाब होगा। अब होता ही है कि स्टूडेंट्स का वही एक माइंडसेट बना हुआ होता है, उन्हें लगता है कि एमडी कैट में भी जब हम जाएंगे और वहाँ पर चूंकि वो सारे के सारे जो सवालात हैं वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल हैं, वहाँ पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज आने हैं। तो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड द माइंड यही बात बैठी हुई होती है कि हाँ भी हमें एमसीक्यूज आएंगे और वो ये वाला एमसीक्यू आएगा तो इसका ये जवाब होगा, ये वाला एमसीक्यू आएगा तो इसका ये जवाब होगा। हालांकि एमडी कैट में बड़ी मुश्किल होता है ऐसा कि आपने जो एमसीक्यूज पहले से पढ़े हुए हों एज इट इज एग्जैक्टली वही एमसीक्यूज वहाँ पर आ जाए। कुछ सब्जेक्ट्स में होता है कि जैसे बायोलॉजी के केस में आपकी बुकिश लाइन्स उठाकर दे दी जाती हैं, उसमें क्रैमिंग वगैरह आ जाती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी लेकर आनी पड़ती है। और यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि आप लोग हरगिज़ इस बात के ऊपर रिलाई ना किया करें कि जो एमसीक्यूज आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे होते हैं, जो एमसीक्यूज आप टेस्ट के दौरान अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो वही एमसीक्यूज एक्जैक्टली एमडी कैट में आए और आपको पता हो कि हाँ ये तो वही एमसीक्यू है, तो मैं पहले से इसको अटेम्प्ट करता आया हूँ तो वो इसका मुझे पता है कि क्या राइट आंसर है। हाँ, इस किस्म के भी एमसीक्यूज होंगे लेकिन सभी तो नहीं होंगे। तो जो एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि आपने पहले से अटेम्प्ट नहीं किए हुए, जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो ऐसे केस में फिर जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू क्या होता है, उसको अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है, और अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ तो आपने उसको अपने नॉलेज और अपने कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करते हुए कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी एमडी कैट की तैयारी का मकसद ही होता है टू मेक यू इनेबल कि आप कोई भी एमसीक्यू आपके सामने आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये अगर आप इस तरीके से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी एंटी टेस्ट आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। याद रखिएगा कि जब आपने एंटी टेस्ट की तैयारी करनी होती है तो उसमें चूंकि मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज अगर आपको अटेम्प्ट करना आ गया तो आप ना सिर्फ एमडी कैट बल्कि नम्स का एंटी टेस्ट हो गया या आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट है या पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी एंटी टेस्ट आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। तो सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी के दौरान कर रहे होते हैं वो ये कि वो अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को लेकर चल रहे होते हैं, जो कि मैट्रिक और एफएससी में जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की हुई होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क है। वो कहते हैं ना कि आपने जिस किस्म का एग्जाम देना हो तो आपकी तैयारी भी उसी के मुताबिक होनी चाहिए। आप अगर बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ जाहिर सी बात है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है, उसकी जो प्रिपरेशन है वो तो ज़ाहिर रिटन फॉर्म में होगी, लेकिन जब आप एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो इट मीन्स के एमसीक्यूज के अंदर मोस्टली आपका नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ें जज की जा रही होती हैं। और एमसीक्यूज में अक्सर ऐसा होता है कि ऑप्शन के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स ऐसा फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें राइट आंसर ढूंढना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। अगर आप एमडी कैट में एमसीक्यूज को तैयार करना और एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ऐसे केस में आप एमडी कैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये जो पहली रीजन है तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप जब भी लेक्चर्स अटेंड करें तो उन्हें समझने की कोशिश करें। ठीक है, जब भी आपने टेस्ट देना है तो टेस्ट के दौरान आप हमेशा एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी को समझें कि जो मुश्किल एमसीक्यूज हैं उनको आपने कैसे टैकल करना है। अगर किसी एमसीक्यू में एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है तो आपने उसकी दी बेस्ट ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है, और अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आपके सामने आ जाता है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ तो उसको आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसी एक टॉपिक को लेकर मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो रिसेंटली अपने चैनल पर अपलोड की है, आप लाजमी इसको देखें।
देखे जिसमें बताया गया था कि आपने एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपके साथ 7 ऐसी टिप्स शेयर की गई थी कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए अगर आप इन टेक्निक्स को यूटिलाइज करें तो आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एमडी कैट में फेलियर या थोड़े नंबर हासिल करने की जो दूसरी बड़ी रीजन होती है वो है एमडी कैट वाले दिन उस प्रेशर को डील ना कर पाना, यानी अपने स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाना, पैनिक हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। ये वो रीजंस हैं जिनकी बिना पर स्टूडेंट जो है वो अपनी पूरी तैयारी होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। याद रखिएगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, और डॉक्टर बनने के लिए तो ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आपके पास हो। यानी आपको अपनी स्ट्रेस को, अपने आप को कंट्रोल करने की स्किल आनी चाहिए। और ये किसी भी फील्ड में, किसी भी गेम में अगर आप देखें तो वहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। अगर आप बहुत लाइक इंसान भी हैं, आप बहुत मेहनती हैं और आप इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे और आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं करना सीख पा रहे तो ये चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। और एमडी कैट वाले दिन तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत का उस दिन एक आपने परफॉर्मेंस शो करनी होती है। और आपको भी आइडिया है कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में सैकड़ों के हिसाब से जब आप स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं तो ये आपके नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। तो आप इमेजिन करें कि 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर एक एमडी कैट के टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, पॉइंट्स में मेरिट जो है वो ऊपर नीचे होने से किसी स्टूडेंट की या तो सिलेक्शन होनी है या नहीं होनी है, और ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के ऊपर जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी फैमिली वालों की, तो ये सब कुछ जब इकट्ठा हो रहा होता है तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है। एग्जामिनेशन हॉल का बार बार चक्कर लगाते रहा करें। ये मैं अक्सर आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि एमडी कैट में अपीयर होने से कबल आप मुख्तलिफ एंटी टेस्ट लाजमी दे दिया करें। कुछ 4-5 एंटी टेस्ट भी अगर आप दे आएँ तो एग्जामिनेशन हॉल में उस प्रेशर को डील करने की टेक्निक आपको पता चल जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से लेकर वहाँ एंटी टेस्ट अटैम्प्ट करके वापस आने तक आपने कैसा परफॉर्म करना है, कैसा बिहेव करना है, कैसे अपने माइंड में आने वाले डिफरेंट थॉट्स के साथ आपने फाइट करना है, कैसे आपने अपने आप को पैनिक होने से बचाना है। तो ये सारी चीज़ें आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। अब ये वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि जो रिपीटर्स हैं तो वो इस सारे प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक एमडी कैट की प्रेपरेशन का पूरा सेशन गुजारा हुआ होता है। उन्होंने एमडी कैट जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर फिजिकली अटैम्प्ट भी किया होता है। अब जब अगले साल वो अपीयर हो रहे होते हैं तो उनको वो सारी एक लर्निंग माइंड में जो है वो चल रही होती है। उन्हें पता होता है कि एमडी कैट की तैयारी करते हुए कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स रह गई थी, कहाँ कहाँ पर डेफिशिएंसीज थी। बिल्कुल इसी तरीके से एमडी कैट अटैम्प्ट करने के दौरान उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। तो ये चीज़ें जो चूंकि सारे प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम उन्हें उन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, नतीजतन वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यही वजह है कि हर साल रिपीटर स्टूडेंट्स जो है वो एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स हैं तो वो रिपीटर्स के हिस्से में ही आती हैं। लेकिन रिपीटर्स एज वेल एज जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग अपनी इन तमाम बातों को अगर पहले से ही सीख लें तो मेरा ख्याल है कि आपको एमडी कैट के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और एमडी कैट अगर साल में 2 या 3 बार हो रहा होता तो चले उसमें लीनियंसी थी और आपके लिए गलती का मार्जिन अवेलेबल था, लेकिन एमडी कैट साल में एक बार ही होता है। लिहाजा वो एक जो एमडी कैट का दिन है उस दिन आपको अपना मैक्सिमम परफॉर्म करना होता है। और अगर आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर लेते हैं, पैनिक नहीं होते हैं और आपकी आंखों के सामने अगर अंधेरा नहीं छाता है और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो ये चीज़ आपको एमडी कैट वाले दिन इतना ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि एमडी कैट में आपका मेंटली प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वरना आपका सीखा हुआ सारा मटेरियल और वो सारी याद की हुई चीज़ें और आपकी वो प्रैक्टिस जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसा सवाल आ जाता है, मल्टीपल एमसीक्यूज इस किस्म के आ सकते हैं जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हुए, लेकिन उस वक्त आप ऐसे फ्लो में आए हुए होते हैं, एक ऐसा रिदम बना हुआ होता है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का कि आप ऐसे एमसीक्यूज भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं जिनका आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ था या बिल्कुल थोड़ा सा आपको अंदाजा होता है। तो वो ब्रेन जो है वो एक फ्लो में चल रहा होता है और आप उसके भी राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये दूसरी एक बड़ी रीज़न है कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखें और हरगिज़ स्ट्रेसफुल होने की जरूरत नहीं है एमडी कैट वाले दिन। जितना आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे, कूल रहेंगे, उतना ही आप एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद एमडी कैट में अच्छी परफॉर्मेंस के ना होने या अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर ना कर पाने की जो तीसरी और सबसे बड़ी वजह है वो ये कि स्टूडेंट्स की एफर्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है, उनकी टारगेट सेटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेफिशिएंसी रह जाती है और वो बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से महरूम रह जाते हैं। मिसाल देता हूं कि पिछले साल यूएचएस की तरफ से जो लिस्टें लगाई गई थी तो पंजाब के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनका जो मेरिट है वो 90.41% पे क्लोज हुआ था। अब ये एमबीबीएस के मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ और बीडीएस का मेरिट इससे पॉइंट्स में थोड़ा सा नीचे रहा था। अब 90.4% पे मेरिट क्लोज हो रहा है और उससे नीचे अगर आप देखें तो तकरीबन 88%, 89% से लेकर 90.4% के बीच में, यानी इस 1-2 परसेंटेज के अंदर हजारों के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं जो कि यही इंतजार करते रहे कि शायद कोई अपग्रेडेशन लिस्ट लग जाए, फर्दर लिस्ट लग जाए तो मेरिट मजीद ड्रॉप हो और उनके सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो हैं इनकी मेहनत में जो है वो अपनी तरफ से पूरी उन्होंने एफर्ट की हुई होती है, ये सारे मामला होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रह जाती है। वो डेफिशिएंसी 2-3 एमसीक्यूज की शक्ल में हो सकती है। तो एमडी कैट की तैयारी करते हुए कहीं कुछ कमी रह जाती है या एमडी कैट को अटेम्प्ट करते हुए, और यही बस दिमाग में ख्याल आ रहा होता है कि यार मजीद 2-4 एमसीक्यूज ठीक हो जाते तो क्या होना था कि सिलेक्शन हो जानी थी या मेरिट बन जाना था। और कितने ही ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसी वजह से रिपीट करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम चूंकि पॉइंट्स में थोड़े से परसेंटेज में फर्क की वजह से सिलेक्शन से महरूम रह गए हैं तो अगली मरतबा हम मजीद एफर्ट करेंगे, अपना एग्रीगेट इंप्रूव करेंगे और एडमिशन हासिल करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी रीजन होती है कि जो स्टूडेंट्स 1%, 2% या 3% एग्रीगेट के डिफरेंस से भी अगर वो एडमिशन से महरूम रह जाते हैं तो फिर ये रिपीट करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इनमें फिर इंप्रूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगले साल दोबारा एमडी कैट दें और उसमें कामयाब होने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप पहली
पहली मर्तबा ही अपीयर हो रहे हैं या आपकी जितनी भी अटैम्प्ट है, तो उसमें आपने ये इस बात की कोशिश करनी है कि आपकी तरफ से एफर्ट में 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आपने जब एमडी कैट अटेम्प्ट करना है तो तब भी आपने अपना 100% जो है वो परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर आपके कहीं पर भी कोई लैकिंग रह जाती है ना, और उसकी बिना पर फिर हो सकता है कि आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ आ जाए और अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो फिर अगला साल जो है आपको लगाना पड़ जाता है, और नेक्स्ट ईयर फिर यही स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई अब मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करनी है। तो आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करनी है और ये कोशिश करनी है कि थोड़े से पॉइंट्स के डिफरेंस की वजह से आप कहीं एडमिशन से महरूम ना रह जाएं, ठीक है। यानी अगर आप पिछले साल के हिसाब से देखें तो जो 90.3 पे मौजूद है स्टूडेंट, तो उसका कहीं कुछ नहीं बन रहा, और जो 90.41 वाला बच्चा है तो उसका डीजी खान मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका हुआ है। अब मेडिकल कॉलेजेस में ये होता है कि एमबीबीएस के केस में आपका कहीं भी दाखिला हो जाए, भैया आप डॉक्टर बनकर ही निकलोगे, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि फलां कॉलेज अच्छा है फलां अच्छा नहीं है। हाँ, आप उसमें तरजीह जरूर दे सकते हैं कि आप किसी कॉलेज को प्रेफर कर दें, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाता है ना तो भैया आपने फिर वहां से डॉक्टर बनकर ही निकलना है, ठीक है। तो आपका किसी भी कॉलेज में दाखिला हो जाए मोर देन सफिशिएंट है, बजाय ये कि आपका कहीं भी दाखिला नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी एफर्ट में कोई कमी ना रह जाए। और ये यहाँ मैं अगेन आपको क्लियर कर दूं कि हमेशा ऐसा होता है हर साल के जब एमडी कैट का सेशन स्टार्ट होता है तो सेशन के स्टार्ट में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, यानी उनका फोकस, उनकी जो एक एमडी कैट की तैयारी और बुक्स के साथ जो एक अटैचमेंट होती है, जो उनकी एफर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे शुरू के 15-20 दिन, एक महीना गुजरता है तो फिर वो एक दरमियान वाला एक ठंडा सा फेज आता है जिसमें स्टूडेंट्स की जो है कंसिस्टेंसी वो लैक कर रही होती है। तो वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जब स्टूडेंट्स सुस्ती का शिकार हो रहे होते हैं। अभी एमडी कैट के आने में भी 1.5-2 माह का टाइम अवेलेबल होता है, और वो जो एमडी कैट के सेशन का जो स्टार्ट की गहमा गहमी और एक मोटिवेशन होती है वो भी गुजर चुकी होती है। तो ये तकरीबन दरमियान वाला जो एमडी कैट की तैयारी का 1 माह का फेज है ना, तो इसमें स्टूडेंट जो है वो बस डामाडोल चल रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें आपने दूसरों से आगे निकलना होता है। ये अगर इस टाइम पीरियड में आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं तो यकीन कीजिएगा कि इसका आपको एमडी कैट वाले दिन ठीक ठाक फर्क महसूस होगा। और जाहिर है कंपटीशन है, एमडी कैट में ठीक ठाक कंपटीशन है, आपने बाकी सबसे आगे बढ़ना है। तो मेक श्योर कि ये जो एमडी कैट की तैयारी का तकरीबन 3 माह का सेशन होता है तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे। आपने अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनानी है और उस रूटीन को 100% फॉलो करना है। आपकी एफर्ट में, आपकी परफॉर्मेंस में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। और इंशाल्लाह ये जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म ना होने की, इस पर अगर आपने काबू पा लिया तो इंशाल्लाह आप लोग अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।